हेलो एवरीवन एंड वेरी वार्म वेलकम टू द ऑफिसर्स। जैसा कि आपने देखा इस बार के प्रिलिमिनरी में जो लेवल था पीएससी का वो बहुत हाई लेवल था एंड ऑनलाइन विद द यूपीएससी। इनफैक्ट मुझे ये लगता है कि ये दिस इज द राइट टाइम जब आप रिकॉग्नाइज करें कि कौन से एरिया पे आपको ज़्यादा फोकस करना है और किस तरीके से अपनी स्टडीज़ को जो है वो ऑनलाइन विद यूपीएससी करना है। तो इसी को लेके द ऑफिसर्स आपकी मदद करने आया है और एक बिल्कुल फ्री सीरीज स्टार्ट कर रहा है कुछ ऐसे टॉपिक्स पे जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और हर बार एग्जाम में उनके क्वेश्चंस आते ही आते हैं, चाहे हम प्रिलिमिनरी की बात करें चाहे हम मेंस की बात करें। तो ये जो सीरीज है ये आपको दोनों ही एग्जाम्स में जो है वो बहुत बेनिफिशियल होने वाली है एंड स्पेशली जो आने वाला मेंस एग्जाम है उसके लिए तो ये बहुत बेनिफिशियल है क्योंकि ये एडिंग पॉइंट्स जो हैं आपके एग्जाम में आपकी मदद करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेस्ड है फंडामेंटल राइट्स पे। फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, फंडामेंटल राइट्स किन आर्टिकल्स में आते हैं, ये सब आप जानते हैं कि फंडामेंटल राइट्स आर एनश्राइन्ड इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 12 to 35। लेकिन हम बात करेंगे इसकी क्लासिफिकेशंस की। जैसे कि आप जानते हैं कि एट प्रेजेंट देयर आर 6 क्लासिफिकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। इन सब क्लासिफिकेशन के साथ साथ जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो मैं आपको पढ़ाऊंगी कि किस तरीके से अब आपको एडवांस करना है अपनी स्टडीज को, जो कि पहले बेसिक्स या मॉडरेट थी, अब उसको एडवांस लेवल पे कैसे लेके जाना है। तो हम स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 12 से। आर्टिकल 12 ऑल्दो आप सब जानते हैं कि आर्टिकल 12 होता क्या है, लेकिन इसके कुछ ऐसे कंसेप्ट और इसके एक कुछ ऐसा एडवांस स्टेज जो शायद आप लोगों को बुक्स में नहीं मिलती है वो मैं आपको आज बताने वाली हूँ। तो आर्टिकल 12 जो है सबसे पहले इसके बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि आर्टिकल 12 है क्या। आर्टिकल 12 बेसिकली डिफाइन करता है स्टेट को, डेफिनेशन ऑफ स्टेट बताता है। बट आर्टिकल 12 इटसेल्फ इज नॉट ए फंडामेंटल राइट। ये सिर्फ और सिर्फ स्टेट की डेफिनेशन को टर्म करता है फॉर द फंडामेंटल राइट्स जो एनश्राइन्ड है अंडर आर्टिकल 14 to 35। अब हम बात करेंगे कि डेफिनेशन ऑफ स्टेट होता क्या है। तो जनरली अगर हम डेफिनेशन ऑफ स्टेट की बात करें तो उसमें सबसे पहला कंसेप्ट जो है वो पार्लियामेंट एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट मींस लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ यूनियन एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मींस एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। अगर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ऑर्गन क्या होता है इनके बारे में पार्लियामेंट में तो हम डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको सिंपल पता होना चाहिए कि लेजिस्लेटिव ऑर्गन मतलब जो लॉ मेकिंग बॉडी है और एग्जीक्यूटिव ऑर्गन मींस जो इम्प्लीमेंट करता है उन सारे लॉज को। इसके बाद सेकंड डेफिनेशन है इसकी लेजिस्लेचर एंड गवर्नमेंट ऑफ स्टेट्स, कि स्टेट का लेजिस्लेचर और स्टेट की गवर्नमेंट। स्टेट की लेजिस्लेचर को हम विधानसभा और विधान परिषद कहते हैं और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो हो गया स्टेट का एग्जीक्यूटिव ऑर्गन। थर्ड कंसेप्ट जो इसमें है स्टेट की डेफिनेशन में वो है ऑल लोकल बॉडी। लोकल बॉडीज के बारे में आप सब जानते हैं, जैसे पंचायत होगी, म्यूनिसिपैलिटीज होगी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स एंड एटसेट्रा। ये भी आर्टिकल 12 के अंडर स्टेट की डेफिनेशन के अंडर आते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और जिसको लेके बहुत से कंट्रोवर्सी भी रही है और बहुत से डायलेमा भी रहा है वो है अदर अथॉरिटीज। कि अदर अथॉरिटीज कौन सी हैं जो आर्टिकल 12 के अंडर आती हैं और स्टेट की डेफिनेशन के अंडर आती है। तो इसको लेके आपकी बुक्स में आपको ज्यादा क्राइटेरिया इसमें नहीं मिलेगा, इसी को हम एडवांस स्टेज कहेंगे जो द ऑफिसर्स आपको बताएगा। तो अदर अथॉरिटीज की बात अगर मैं करूं तो जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनके एनफोर्स्ड हुआ था, यानी जब ये एनफोर्स्ड हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तब इसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो बहुत रिस्ट्रिक्टिव इंटरप्रिटेशन थी। अदर अथॉरिटीज रिस्ट्रिक्टिव इंटरप्रिटेशन का मतलब है कि वो अथॉरिटीज दैट एक्सरसाइजिंग गवर्नमेंटल और सोवरीन फंक्शन, वो अथॉरिटीज जो सोवरीन फंक्शंस या गवर्नमेंटल फंक्शंस को एक्सरसाइज करती है उनको कहा जाता था। लेकिन विद द टाइम एंड विद ऑल द वर्डिक्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ये जो इसकी रिस्ट्रिक्टिव इंटरप्रिटेशन है ये कन्वर्ट होगी लिबरल इंटरप्रिटेशन। इस लिबरल इंटरप्रिटेशन के बारे में तो मैं आपको नेक्स्ट स्टेज में बताती हूँ। इससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो है जुडिशरी। बहुत से बच्चों को यही पता नहीं है कि क्या आर्टिकल 12 के अंडर जुडिशरी आती है या नहीं आती। सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। तो एज सच आर्टिकल 12 जो है वहां पे एक्सप्रेसली कहीं पे भी मेंशन नहीं है जुडिशरी को, लेकिन इसको लेके एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है जो आप सबको पता होना चाहिए, वो है रूपा अशोक वर्सेस अशोक हुरा केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने 3 वर्डिक्ट दिए। सबसे पहला वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा
कि नो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स वायलेटिव ऑफ एनी फंडामेंटल राइट्स। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जुडिशरी वर्ड चाहे एक्सप्रेसली मेंशन नहीं है आर्टिकल 12 में, लेकिन कोई भी जुडिशियल प्रोसीडिंग जो है वो फंडामेंटल राइट के वायलेटिव नहीं होना चाहिए। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुपीरियर कोर्ट्स डिड नॉट फॉल, याद रखना ये वर्ड डिड नॉट है यहाँ पे, डिड नॉट फॉल विद इन द एम्बिट ऑफ द स्टेट, यानी सुपीरियर कोर्ट स्टेट की डेफिनेशन के अंडर नहीं आते। और थर्ड चीज सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पेसिफिकली जुडिशरी की जो डेफिनेशन के अंदर स्टेट वो बता दी। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब भी सुपीरियर कोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटिव या सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करेंगे। अब एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस क्या होंगे, मतलब जब वो कोई कंडक्टिंग ऑफ एग्जामिनेशन इस तरीके के फंक्शंस करेंगे तो उस वे में जुडिशरी जो है वो सुपीरियर कोर्ट्स जो होंगे वो अंडर द एम्बिट ऑफ आर्टिकल 12 आएंगे। लेकिन जब वो जुडिशियल फंक्शंस कर रहे होंगे तब वो दे डिड नॉट कम अंडर द एम्बिट ऑफ द स्टेट, अंडर द डेफिनेशन ऑफ द स्टेट। तो आई होप सो आपको समझ आ गया होगा कि सुपीरियर कोर्ट जब एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस करते हैं तो वो स्टेट की डेफिनेशन में आएंगे, जब वो जुडिशियल फंक्शंस या जुडिशियल प्रोसीडिंग्स करते हैं तो वो कभी भी इसके अंडर नहीं आ सकते, लेकिन उनका कोई भी प्रोसीडिंग वायलेटिव ऑफ फंडामेंटल राइट्स नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं अदर अथॉरिटीज। अदर अथॉरिटीज में लेके बहुत से केसेस आए और फिर अदर अथॉरिटीज में आस्ता आस्ता काफी चीजें जो है वो ऐड होने लगी कि कौन सी ऐसी अथॉरिटीज हैं जो स्टेट की डेफिनेशन के अंडर आएंगे। तो इसको लेके सबसे पहला केस जो था वो था यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांता भाई। यूनिवर्सिटी एक्ट के अकॉर्डिंगली जो है वो मद्रास यूनिवर्सिटी बनाई गई थी और इस यूनिवर्सिटी के लिए पूछा गया कि क्या ये यूनिवर्सिटीज जो हैं वो स्टेट की डेफिनेशन के अंदर आती है या नहीं। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट ने एक कंसेप्ट दिया जिसको हम एड्यूसम जनरिस कहते हैं। एड्यूसम जनरिस का मतलब है ऑफ द स्टेट काइंड। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास चाहे सोवरीन है नेचर में, लेकिन वो एड्यूसम जनरिस के अंडर नहीं आता। मतलब ये जो तीन डेफिनेशन की स्टेट की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये इस क्राइटेरिया से मैच नहीं करता, ऑफ द सेम काइंड नहीं है। इस वजह से हम जो है यूनिवर्सिटीज को स्टेट की डेफिनेशन के अंडर नहीं रख सकते। सेकंड केस आया उज्जव भाई वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो एड्यूसम जनरिस है ये बहुत रिस्ट्रिक्टिव टर्म है, इसीलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। यानी सिर्फ सोवरीन नेचर अब जो है वो नहीं देखी जाएगी, इसके अलावा और भी क्राइटेरिया देखे जाएंगे किसी भी अथॉरिटी को स्टेट की डेफिनेशन के अंडर लाने के लिए। तो फिर बोला गया कि यूनिवर्सिटी जो है वो स्टेट की डेफिनेशन के अंडर आएंगे। और साथ ही साथ नेक्स्ट केस जो था वो था सुखदेव वर्सेस भगत राम केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया कि स्टैट्यूटरी बॉडीज जो हैं वो स्टेट की एम्बिट में तो है, लेकिन क्या वो स्टैट्यूटरी बॉडीज जो कमर्शियल है इन नेचर में, क्या वो स्टेट की डेफिनेशन के अंडर आएंगी। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा यस, जो जितनी भी कमर्शियल बॉडीज जो स्टैट्यूटरी है इन नेचर में वो भी स्टेट की डेफिनेशन के अंडर आती हैं, जैसे LIC, ONGC, HPCL, ये सब स्टैट्यूटरी बॉडी हैं, लेकिन ये स्टेट की डेफिनेशन के अंडर आती हैं। हो सकता है आपको प्रीलिमिनरी में कभी क्वेश्चन आ जाए कि किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि वो स्टैट्यूटरी बॉडी जो कमर्शियल है नेचर में वो स्टेट की डेफिनेशन के अंडर आते हैं। तो आंसर इज सुखदेव वर्सेस भगत राम केस। इसके बाद नेक्स्ट केस जो था वो था RD। The next important case is RD Shetty वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी। ये केस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस केस में जो एयरपोर्ट अथॉरिटी थी वो पार्लियामेंट्री लॉ एक्ट के अंडर बनी थी, फॉर्मुलेटेड अंडर एयरपोर्ट एक्ट जो पार्लियामेंट ने बनाया था। तो उस पर यह पूछा गया कि क्या एयरपोर्ट अथॉरिटी जो है वो स्टेट के एम्बिट में आती है, डेफिनेशन में आती है या नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बार जो एक रिस्ट्रिक्टिव कंसेप्ट था
अदर अथॉरिटीज़ का, उसको आप लिबरल कंसेप्ट दे दिया। लिबरल कंसेप्ट दे के बोला कि यस, एयरपोर्ट अथॉरिटी जो है वो भी अंडर द डेफिनेशन ऑफ स्टेट जो है वो आती है अंडर आर्टिकल 12। और उसी के साथ साथ 5 क्राइटेरियाज दे दी कि जब भी हम किसी अदर अथॉरिटी को स्टेट की एम्बिट के अंडर लाना चाहते हैं तो उसका क्राइटेरिया क्या है। तो फर्स्ट क्राइटेरिया हुआ कि एंटायर शेयर्ड कैपिटल ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पे आप याद रखेंगे एंटायर शेयर्ड कैपिटल, यानी कि अगर पूरा का पूरा कैपिटल जो है वो किसका हो, गवर्नमेंट का। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एयरपोर्ट अथॉरिटी की बात करें तो आपको पता है एयरपोर्ट अथॉरिटी या एयरपोर्ट में सारा जो एयरपोर्ट बनाना, उसकी जो मैनेजमेंट, वो सब जो है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथ में होता है। तो दैट मीन्स वो सारा पैसा कौन खर्चता है, सेंट्रल गवर्नमेंट खर्चती है। तो दैट मीन्स एंटायर शेयर्ड कैपिटल ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए। अदर अथॉरिटीज तभी स्टेट की डेफिनेशन के अंडर आएगी अगर गवर्नमेंटल फंक्शन करेक्टर की, उसका जो करेक्टर है वो उसका जो फंक्शंस है वो गवर्नमेंटल फंक्शनल करेक्टर होना चाहिए। तीसरा, एब्सोल्यूट कंट्रोल, की गवर्नमेंट का उस अथॉरिटी पे एब्सोल्यूट कंट्रोल होना चाहिए। फोर्थ, सच अथॉरिटी विच हैव एन एलिमेंट ऑफ कमांड और अथॉरिटी। तो दैट मीन्स जहां पहले सिर्फ हम सोवरीन कैरेक्टर को देख रहे थे तो यहाँ पे सोवरीन कैरेक्टर तो होना ही चाहिए, उसके साथ साथ बाकी क्राइटेरियाज भी होने चाहिए। और लास्ट इसमें बोला गया कि अथॉरिटेटिव डिस्चार्जिंग पब्लिक सर्विस, की ये जो अथॉरिटी है वो पब्लिक सर्विस डिस्चार्ज करनी होनी चाहिए। तो अगर कोई अथॉरिटी ये 5 क्राइटेरियाज को फुलफिल करती है तो उस अथॉरिटी को आर्टिकल 12 के अंडर स्टेट की डेफिनेशन में डाला जाएगा। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आ सकता है कि 5 क्राइटेरियाज जो है वो किस केस के थ्रू जो थे वो डाले गए थे किसी भी अथॉरिटी को स्टेट की डेफिनेशन के अंडर लाने के लिए। तो आंसर इज आर.टी. शेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी केस। दूसरा केस था, नेक्स्ट केस जो था वो था सोम प्रकाश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यहाँ पे भारत पेट्रोलियम के लिए पूछा गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने देखा क्या भारत पेट्रोलियम जो है वो इन 5 क्राइटेरिया को फुलफिल करती है। तो देखा गया हाँ वो करती है, चाहे वो अंडर कंपनीज एक्ट के अंडर बनी थी, उसको भी क्या बोल दिया गया, स्टेट की डेफिनेशन के अंडर लेकर आई। इसके बाद अजय हासला वर्सेस खालिद मजीद केस। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है क्योंकि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने और इसका जो क्राइटेरिया था इसके एम्बिट को बढ़ा दिया और बोला कि सिर्फ डिटरमाइनिंग फैक्टर ये नहीं होना चाहिए कि कोई भी अथॉरिटी किस तरीके से फॉर्मुलेट हुई है, दैट मीन्स क्या वो स्टैट्यूटरी बॉडी है या वो नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। दैट मीन्स इस केस के बाद नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज की बात भी होने लगी कि क्या नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी स्टेट की डेफिनेशन के अंडर आएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ जी, सिर्फ हम डिटरमाइनिंग फैक्टर में ये नहीं देख सकते कि वो फॉर्मुलेट कैसे हुई है, उसके अलावा हम ये देखेंगे कि क्या वो बॉडी एज एन इंस्ट्रूमेंटेलिटी और एजेंसी ऑफ ए स्टेट, ये क्राइटेरिया भी देखा जाएगा कि क्या वो अथॉरिटी इंस्ट्रूमेंटेलिटी और एजेंसी ऑफ द स्टेट है या नहीं। और इसके क्राइटेरिया में एक और चीज़ ऐड कर देगी, दैट इज फंक्शन ऑफ कॉरपोरेशन। ये 5 तो होने चाहिए, उसके साथ वो अथॉरिटी फंक्शन करनी चाहिए ऑफ कॉरपोरेशन की तरह, तो ये भी चीज़ ऐड कर देगी। और रिसेंट डेवलपमेंट क्या हुई है, क्योंकि आपका करंट अफेयर्स आपको साथ साथ इनकॉर्पोरेट करना है, तो मैं आपको बता दूं कि रिसेंट डेवलपमेंट 2019 में हुई जब दिल्ली हाई कोर्ट ने संजय बहल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के कोर्ट में कहा कि जो यूनाइटेड नेशन है दैट डज नॉट कम्स विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 12। तो हो सकता है आपको रिसेंटली कोई करंट अफेयर्स में ये आ जाए कि यूनाइटेड नेशंस जो हैं क्या वो स्टेट की डेफिनेशन के अंडर है। तो बिल्कुल 2019 के बाद यूनाइटेड नेशन स्टेट की डेफिनेशन के एम्बिट के बाहर है। तो दैट मीन्स अंडर आर्टिकल 226 आप यू कैन नॉट गो टू हाई कोर्ट अगेंस्ट द यूनाइटेड नेशंस। तो ये था आपका रिसेंट डेवलपमेंट। तो किस तरीके से आपने अपनी स्टडीज़ को एडवांस करना है आपको इस लेक्चर में समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम आपके लिए और क्लासिफिकेशंस लेकर आएंगे, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच।